जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको कक्षा 11th और 12th का जो आपको टेस्ट हुई थी 14 तारीख को, ठीक है ना। और उस चैप्टर का नाम है आपको संविधान निर्माण, ठीक है ना। उससे संबंधित एक से लेके क्या था कि हम 50 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो उस टेस्ट सीरीज का जो कोड था वो क्या था, पहले देख लीजिए यहाँ, ठीक है ना। और ये आपको मिलेंगे कहाँ से, ये भी जान लीजिए। देखिए, तो टेस्ट सीरीज का जो कोड था साथियों, वो था आपको ASCPS 211, ठीक है ना। और टेस्ट जो कंडक्ट हुआ था वो आपको 14/7/2023 को था। अगर आप इस टेस्ट सीरीज के कोड को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के जो आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन है, वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम का जो है वो आपको लिंक दिया गया, आप वहां से जुड़ जाएंगे और सारे जो आपको टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, उसको वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। पहले उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि मेरे साथ जो है थोड़ा सा तेजी से जो है आपको चलना है। कारण क्या है कि मैक्स से लेके 50 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किए थे, तो आज हम लोग जो एनालिसिस करेंगे ना वो आपको 51 से करेंगे। किससे करेंगे? 51 से, ठीक है ना। तो देखिए, 50 हो गया। चलिए, तो 51 नंबर हमारा प्रश्न जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कर रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली जो है प्रभावित है किस देश से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है साथियों, वो आपको इंग्लैंड से क्या है कि आपको प्रभावित है। तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना। और पूरी दुनिया में ये जो संसदीय शासन प्रणाली है वो आपको ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि जो संसदीय शासन प्रणाली है इसको हम लोग उत्तरदायित्व क्या कहेंगे? उत्तरदायित्व शासन प्रणाली के नाम से भी इसको क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि उत्तरदायित्व शासन प्रणाली जो है किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे संसदीय शासन प्रणाली को। इसके अलावा इसको मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। क्या है? शासन प्रणाली जो होता है इसे बोला जाता है, ठीक है ना। इसी को अंग्रेजी में जो है क्या बोला जाता है, तो आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म, क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस सब बात आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब भी पूछे जाते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है आपको किस देश से प्रेरित है। भारत में तो क्या कहोगे? तो आपको इंग्लैंड से, ठीक है ना। या ये जो संसदीय शासन प्रणाली, इसी का नाम क्या है, तो कहेंगे मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायित्व शासन प्रणाली। तो इसमें क्या होता है कि जहां भी आपको संसदीय शासन प्रणाली होती है, उस संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो आपको विधायिका के प्रति क्या होती है कि आपको उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली में आपको शासन के जो चलाए जाते हैं वो किसके माध्यम से, देखिए, तो इसमें आपको एक विधायिका होते हैं जिसका काम होता है आपको विधि बनाना। उसके बाद एक होता है कार्यपालिका जो आपको क्या करता है कि विधि का क्रियान्वयन करता है। और एक होता है आपको न्यायपालिका, ठीक है ना, जो आपको कानून के विरोधाभास की स्थिति में संविधान के अनुसार क्या करता है कि आपको निर्णय देता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 51 का सही आंसर ये हो जाएगा। इसमें पूछेंगे आपात उपबंध कहां से लिया गया है, तो कहेंगे जर्मनी से। उसके बाद आपको मौलिक अधिकार, जनहित याचिका, कानून के समक्ष संरक्षण, ये सब जो है यूएसए से, यानी कि आपको अमेरिका से। और आयरलैंड की बात करेंगे तो यहाँ से आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपको लिया गया है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। इसका सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहा कि भारत के संविधान की स्थापना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता समानता की जो प्रेरणा है वो आपको कहां से मिली थी? फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको फ्रांस की क्रांति। क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। तो यहाँ से एक बात आती है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है ये आपको कब हुई थी? तो साथियों, फ्रांसीसी क्रांति जो होती है वो आपको 1789 ईस्वी में होती है। तो इसी फ्रांसीसी क्रांति का नारा था आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या है? बंधुत्व। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना। इसका नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को क्या होता है? आजाद होता है। इसे याद रखिएगा। रूस की क्रांति जो हुई थी वो आपको 1917 में, कब हुई थी? 1917 में। और रूसी क्रांति जो हुआ था वो आपको लेनिन के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना।
तो ये जो रूसी क्रांति है, इसी रूसी क्रांति से हमारे संविधान की जो आपको प्रस्तावना है, उसके जो आपको क्या है, न्यायिक आदर्श जो है वो आपको लिया गया है। तो इस सब चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श है वो कहाँ से प्रेरित है, तो कहेंगे रूस के संविधान से प्रेरित है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 52 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें बात करते हैं। देखिए, और आप लोग भी कमेंट में आंसर दे सकते हो। क्या है, देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो देखिए, तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है साथियों, वो आपको दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसका उल्लेख कहाँ है, तो साथियों इसका जो उल्लेख है भाग 20 में, किसमें है, भाग 20 में। और आपको अनुच्छेद पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अनुच्छेद, ठीक है ना। तो अनुच्छेद हो जाएंगे आपको कितना है, तो आपको देखिए यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, इसको सही से लिख दे रहे हैं। देखिए एक बार बढ़िया से पहले समझ लीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको सबसे पहले टी हो जाएगा। एक साथ डबल लिखा रहता है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई है। देखिए यहाँ आंसर पहले जान लीजिए कि 53 का ये जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसका उल्लेख हमारे संविधान में कहा है, तो कहेंगे भाग 20 में, ठीक है ना। अनुच्छेद कहेंगे तो हो जाएगा आपको 368 में, कितने हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में। तो फिर यहाँ से बात आती है कि संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। इसके अलावा और भी चीज जो है वो आपको दक्षिण अफ्रीका से क्या आपको प्रेरित है, तो कहेंगे हाँ वो प्रेरित है। तो वो क्या प्रेरित है, तो इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन है, क्या है, राज्यसभा में जो सदस्य का नामांकन है वो आपको कहां से प्रेरित है जानते हैं, तो आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से क्या कहना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें और भी सारे ऑप्शन जो है साथी दिए गए हैं। तो देखिए और भी ऑप्शन क्या दिए गए हैं, जैसे देखिए कनाडा दिया हुआ है, तो कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान में जो संघात्मक मॉडल है वो आपको कनाडा से ही प्रेरित है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, यह भी आपको कनाडा से प्रेरित है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से कहेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है। इसके अलावा प्रस्तावना की जो भाषा है, भावनाएं हैं, वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि प्रेरित है। और सबसे प्रमुख चीज आप याद रखिएगा कि समवर्ती सूची का विषय क्या है, समवर्ती सूची का विषय यह कहां से प्रेरित है, तो कहेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, जिसमें से आपको एक दक्षिण अफ्रीका भी है, जहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया। और दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, याद रखिएगा, केप टाउन, क्या है, केप टाउन। इसके अलावा जो है आपको ब्लोम फंटेन, क्या है, ब्लोम फंटेन, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं यहाँ से हम लोग आगे, अगला क्या है उस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो आपको प्रभावित जो है वो आपको नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या कह रहा है कि आपको कनाडा, और उसके बाद कह रहा है आपको क्या रहता है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान पे जो है संविधान सभा जो थे, जिस समय संविधान बना रहे थे, तो उनके सामने 2 तरह की क्या थी कि आपको व्यवस्थाएं थी। एक जो था आपको संघीय व्यवस्था का कनाडा मॉडल था, और एक जो था क्या था जानते हैं, अमेरिकी मॉडल था। तो उन्होंने अमेरिकी मॉडल को ठुकरा दिया और कनाडा वाले मॉडल को क्या कहते कि आपको अपनाए थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। बाकी आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ठीक है ना, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों के जो आपको संघीय व्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं जो भारतीय संघीय व्यवस्था पर कुछ ना कुछ जो है आपको प्रभाव है, क्या है, प्रभाव है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो संघीय व्यवस्था में होता है क्या, तो देखिए संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या होता है कि आपको विभाजन होता है। अर्थात एक जगह जो होता है वहां को शक्ति जो होती है केंद्रित नहीं होती है, वो होता है आपको एकात्मक है। लेकिन हमारे यहाँ तो संघात्मक है। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है, लिखित संविधान होता है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। ये जो आप देख रहे हैं 54 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया, मतलब कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जो है कौन कौन चीज जो है आपको लिया गया, या क्या चीजें हैं ऐसे जो आपको अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। तो देखिए क्या है, न्यायिक समीक्षा, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना, ये आपको अमेरिका से प्रेरित है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये भी आपको अमेरिका से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यह भी जो है आपको क्या से प्रेरित है जानते हैं, अमेरिका से। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको
यानी कि सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, ठीक है ना, ए बी सी तीनों, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सी को भी जोड़ दीजिए। इसके अलावा आपको जनहित याचिका है, विधि के समक्ष संरक्षण है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद हो गए हैं, ये सभी जो है वो आपको अमेरिका से प्रेरित है। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। साथियों ये सबसे पहले आपको ब्रिटेन में क्या हुआ था, विकसित हुआ था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो ब्रिटेन से ही हमारे देश में जो है आपको संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया, जबकि फ्रांस से गणतंत्रीय शासन व्यवस्था जो है उसको क्या किया गया कि आपको भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इस सभी चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। और भारतीय संविधान के निर्माण है तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। तो ये नहीं कि जरूरी कि हम 60 देशों को याद रखें, जहां से प्रमुख क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग याद रखेंगे। तो देखिए तो ब्रिटेन से आपको एक चीज याद रखिएगा, एकल नागरिकता, क्या कहेंगे, एकल नागरिकता, इसको कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद जो हो जाएगा आपको संसदीय शासन प्रणाली, क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। और एक चीज और याद रखिएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, क्या याद रखेंगे, विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो ये जो देख रहे हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया साथियों, यह आपको कहां से प्रेरित है जानते हैं, तो यह आपको अमेरिकी सॉरी क्या कहते हैं, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा विधि के क्या कहते हैं कि आपको समक्ष समानता, क्या है, समानता। तो ये सारे चीज जो देख रहे हैं ना वो कहां से प्रेरित है, तो कहेंगे एक टोटल चीज जो है वो आपको इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, उस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करते हैं। देखिए और ये सारा जो है आपको मतलब पीडीएफ जो है, ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। आप लोग वहां जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे चैनल के जो वीडियो होंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से उसे उठा लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए। तो साथियों भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है मतलब फंडामेंटल राइट्स, वो आपको अमेरिकी संविधान से लिया गया। और ये जो देख रहे हैं मूल अधिकार, इसकी जो चर्चा है संविधान के भाग 3 में, क्या है, भाग 3 में। और आपको अनुच्छेद कहेंगे तो आपको 12 से 35 में, तो इन चीजों को आपको देख लेना। और भाग 3 को हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा, ठीक है ना। यानी कि भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, मतलब कि एक अधिकार पत्र कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और चलिए और मौलिक अधिकार काट के खनन होने पर एक चीज याद रखिएगा, आप अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो आपको उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ना अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ये आपको मौलिक अधिकार के हनन होने पर क्या होता है कि आपको प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 58 क्या कह रहा है समझिए, क्या कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो साथियों को जर्मनी के वेमर संविधान की देन है। यानी कि भारत में जो आपात उपबंध है वो आपको किस देश से प्रेरित है, तो क्या कहेंगे, जर्मनी के वेमर संविधान से, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आपातकालीन शक्तियां है इसका उल्लेख जो है वो आपको किस अनुच्छेद में, तो देखिए थे इसका जो उल्लेख है ना अनुच्छेद आपको 352 से 360 में, ठीक है ना। और इधर कहेंगे आपको भाग, क्या कहेंगे, भाग का भाग हो जाएगा आपको 18, क्या हो जाएगा 18। मतलब कि आपात उपबंध की चर्चा जो है संविधान के भाग 18 में, जैसे हमारे संविधान में 25 भाग है, ठीक है ना। तो उसमें से जो 18वां भाग है साथियों, उसमें आपको क्या जानते हैं कि आपको ये जो मौलिक अधिकार है, सॉरी मौलिक अधिकार कहते हैं आपातकालीन शक्तियां, उसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 352 से 360। तो देखिए होइएगा हमारे देश में राष्ट्रपति के पास 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां, जैसे एक सबसे पहले है आपको राष्ट्रीय आपात, क्या है, राष्ट्रीय आपात। चलिए दूसरा जो है वो है आपको राष्ट्रपति शासन, क्या है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो है साथियों आपको द्वितीय आपात, क्या है, द्वितीय आपात। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं राष्ट्रीय आपात है, ठीक है ना, इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 352 मतलब राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाए जाते हैं। राष्ट्रपति शासन कहेंगे तो अनुच्छेद 356 के तहत, इसको याद रखिएगा। द्वितीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत। ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और तो भारत में ये जो देख रहे हैं जितनी भी आपातकालीन शक्तियां है सबके प्रयोग कौन करेंगे जानते हैं, राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिपरिषद के सहयोग से, किसके सहयोग से, मंत्रिपरिषद के सहयोग से। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले
इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, भारत के संविधान, ठीक है ना, यानी देखिए क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से लिया है, तो ये आपको अमेरिका के संविधान से, इस पर अभी हाल फिलहाल चर्चा की है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। अब देखिए कनाडा के संविधान से कहेंगे तो भारत में आपको संघात्मक मॉडल क्या है, संघात्मक जो मॉडल है, कहने का मतलब जो फेडरल सिस्टम है भारत में, वो आपको कनाडा के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। उसके बाद आपको आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, मतलब बीपीएस। उसके बाद सोवियत संघ के संविधान से जो है वो आपको मौलिक कर्तव्य जो था वो आपको प्रेरित था, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि एफडी, ठीक है, मतलब मौलिक कर्तव्य कहाँ से प्रेरित है, तो आपको तत्कालीन कहेंगे तो सोवियत संघ, वर्तमान कहेंगे तो आपको रूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 59 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न में। देखिए ये मिलान करने वाला है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आपको मिस कर जाते हैं, क्या है, मिस कर जाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा सा छोटा दिखता होगा लेकिन कोई नहीं, हम इसको बनाना पहले सिखा देते हैं आपको। देखिए कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का क्या किया है कि आपको सही से मेल कीजिए कुट को देखते हुए, क्या है, कुट को देखते हुए, ठीक है ना। तो देखिए ए में कह रहा है आपको मौलिक अधिकार, क्या है, मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले आपको ए बी सी डी ऐसे लिख लेना है, क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आपको स्पष्ट दिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एक है आपको मौलिक अधिकार, उसके बाद राज्य की नीति निदेशक मंत्रिमंडलीय, ठीक है ना। उसके बाद है केंद्र और क्या जानते हैं कि आपको राज्य समर्थ। देखिए तो सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको अमेरिका से, तो यहाँ पर हो जाएगा एक के क्या, तो आपको 4। उसका देखिए राज्य की नीति निदेशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, तो बी के क्या हो जाएगा 3। उसके बाद है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, क्या है, शासन प्रणाली, जिसको कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली, तो कहां से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से, तो सी के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, वो कहां से लिया गया था आपको, कनाडा से, तो ये हो जाएगा 2। तो देखिए तो किस ऑप्शन में आपको 43-12 जो है वो आपको दिया गया था। देखिए तो ऑप्शन नंबर जो है आपको सी, क्या है, सी। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, देखिए और देखिएगा अभी ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपको 43-12 जो है वो आपको दिया गया, इसीलिए ये जो 60 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट नहीं दिखते होंगे क्योंकि लेटर जो था वो आपको क्या है कि काफी ज्यादा ये हो गया था, इसलिए इसको कुछ छोटा कर देना पड़ा है, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें आपको टेलीग्राम वाले जो पीडीएफ भेजे गए उसमें आपको स्पष्ट दिख जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है सुनिए, क्या कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार जो है कहां से लिया गया है, आपको ब्रिटिश संसद से, क्या है, ब्रिटिश संसद से। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में जो द्विसदनीय जो हमारी विधायिका है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं जो है वो आपको कहां से प्रेरित है जानते हैं, तो आपको ब्रिटेन से। और ये जो केंद्र में देख रहे हैं अभी के लोकसभा राज्यसभा, वो कहीं ना कहीं आपको 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या है कि आपको प्रेरित है, ठीक है ना। तो 61 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान जो है अभी आपको 25 अध्याय में विभाजित है, मतलब कि संविधान में अभी साथियों आपको कितने भाग है जानते हैं, 25 भाग है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। और दूसरी बात क्या याद रखना है जानते हैं कि मूल में जो था संविधान में वो आपको अध्याय की संख्या, मूल में जब हमारा संविधान बना था उस समय इसमें जो आपको भाग थे, क्या थे, भाग थे, वो आपको कितने थे जानते हैं, तो वह आपको यानी 22 थी, क्या थे, 22 थी। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, क्या कर रहा है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो देखिए तो भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या किया गया, क्या आपको उल्लेख किया गया, क्या है, उल्लेख किया गया, ठीक है ना। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है ना, अगर अनुच्छेद पूछेंगे तो कह देंगे 368, क्या कहेंगे 368, मतलब कि संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, और भाग कहेंगे तो वो आपको 20 के तहत, ठीक है ना। और इसमें कुछ भाग है जिसको याद रखिएगा, जैसे भाग 3 में ये आपको मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया, भाग 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसके बारे में क्या किया गया कि आपको चर्चा किया गया। तो संविधान के सभी भाग को याद नहीं रखना है, जहां से कुछ क्वेश्चन उठते हैं उसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए आप लोग देखिए कह रहा कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है वो आपको सम्मिलित किया गया था। साथियों भाग 9 में जो है वो आपको
पंचायती राज से संबंधित प्रावधान को क्या किया गया, क्या को शामिल किया गया। और इस पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था वो आपको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, आपको 1992 में, यानी कि ये जो देख रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था, इसको संवैधानिक मान्यता जो मिला था 73वें संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 73वें संशोधन के द्वारा। इसको आपको याद रखना है, 73वें संशोधन कब होता है? 1992। लेकिन ये जो 73वां संशोधन है ये आपको लागू कब होता है? तो 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को साथियों क्या होता है कि हमारे देश में पंचायती राज दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो इस सब बात को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ये जो देख रहे हैं 64 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। देखिए फुल एनालिसिस हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल उसी का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके क्या है टू द पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, आप पंचायती राज से एक चीज याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत जो होती है राजस्थान के नागौर से होती है। क्या होती है? नागौर से होती है। तो उम्मीद है कि आप ये सारे चीज को समझ गए होंगे। तो 64 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ चीजों को और जानेंगे। देखिए क्या कह रहा है, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की जो है परिकल्पना जो है वो आपको की गई। मतलब संविधान के कह रहा है कि किस भाग में, ठीक है ना, पंचायती राज का उल्लेख यह कर रहा है। तो हो जाएगा आपको भाग 9। कह रहा है कि 3 सोपानों में से। देखिए तो पंचायती राज हमारे यहाँ जो है क्या है बताइए, वो आपको त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय। जैसे इसको इससे समझिए कि भारत में पंचायती राज क्या है, तो क्या कहेंगे? त्रिस्तरीय। कैसे त्रिस्तरीय है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए तो सबसे पहले आपको ग्राम स्तर पर चलना होगा। कहाँ होगा? ग्राम स्तर पर, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा आपको प्रखंड स्तर पर। क्या हो जाएगा? प्रखंड स्तर पर चलना होगा। उसके बाद जो है आपको जिला स्तर पर चलना होगा। कहाँ चलना होगा? जिला स्तर पर। तो देखिए तो ग्राम स्तर पर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको ग्राम पंचायत क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रखंड स्तर पर कौन होगा आप बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो प्रखंड स्तर पर जो हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएंगे? पंचायत समिति, ठीक है ना। और जिला स्तर का जब तक आपको कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, कि जिला स्तर पर कौन होगा। तो साथियों जिला स्तर पर जो हो जाएगा ना वो आपको जिला परिषद कौन हो जाएगा? जिला परिषद। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो ग्राम स्तर पर होते हैं ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? तो देखिए तो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं वे होते हैं आपको मुखिया जी। कौन होते हैं? मुखिया जी, ठीक है ना। उसके बाद प्रखंड स्तर पर जो होते हैं, ठीक है ना, पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के प्रमुख को प्रमुख कहा जाता है। क्या है? प्रमुख कहा जाता है, ठीक है ना। कई पंचायत समिति जो होते हैं अपने में से क्या होता है किसी एक को प्रमुख चुनते हैं। उसके बाद जिला परिषद के जो प्रमुख होते हैं उसको जिला परिषद अध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिला परिषद अध्यक्ष। तो जिला परिषद जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको जिला परिषद लोग अपने में से क्या करते हैं, क्या आपको चुनते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि एक जो आपको ग्राम पंचायत है, ठीक है ना, उसका गठन कितनी आबादी पर होती है। तो देखिए तो एक ग्राम पंचायत का गठन जो होता है वो आपको औसतन 7,000 आबादी पर, ठीक है ना। प्रखंड स्तर पर एक पंचायत समिति का जो गठन होता है वो आपको 5,000 की आबादी पर, और एक जिला परिषद जो होते हैं वो आपको 50,000 की आबादी पर क्या होते हैं, क्या आपको गठित होते थे। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। मतलब कि समझिए कि जिला परिषद के चुनाव होते होंगे तो देखते होगा कि एक जिला परिषद क्षेत्र में लगभग आपको 7 पंचायत आते हैं, और उसमें टोटल जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं ना, कि आपको औसत यानी कि 50,000 की आबादी पर ये गठित होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको जान लेना। चलिए तो 65 का आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो यहाँ से इस चीजें जो बताई गई है आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन फिर इसको क्या करना है कि थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या करा है, देखिए कह रहा है निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो देखिए तो नगर पालिकाओं से जो संबंधित भाग है ना साथियों, वह भाग 9 का है। क्या है? 9 का। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए भाग 9 जो है पंचायती राज से, 9 को कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा ना, तो आपको नगर पालिका से। और ये जो देख रहे हैं नगर पालिका, इसको जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था 74वें संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 74वें संशोधन के द्वारा। साथियों 74वें संशोधन होता है 1992 में, लेकिन यह 74वां संशोधन जो लागू होता है क्या होता है? लागू वो कब होता है जानते हैं? तो आपको 1 जून कितना को जानते हैं? तो आपको 1900 यानी कि 93 को, ठीक है ना। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि 74वां संविधान संशोधन जो है तो आपको कब लागू हुआ था, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको 1993 में। और 74वें संशोधन होता है कब? तो आपको 1992 में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और ये सब जो है आपको क्या है, स्थानीय निकाय का जो है आपको एक हिस्सा है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। उससे पहले इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए कि संविधान के किस भाग में
नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए भाग 4 में जो है ना वो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 67 का क्या है, क्या वो सही हो जाएगा। तो देखिए तो भाग 3 में जो है वो क्या है, तो देखिए भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार, क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। उसके बाद है आपको भाग 2, तो भाग 2 में जो है साथियों वो है आपको नागरिकता, क्या है, नागरिकता। भाग 4 में कहेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 9 में कहेंगे तो ये हो जाएगा आपको पंचायतें, क्या है, पंचायतें। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है, तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो इस सभी बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 67 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या करा, इस पे बात करते हैं। देखिए कह कि संविधान के भाग 1 जो है क्या है, तो देखिए भाग 1 में जो है क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। तो ये जो देख रहे हैं 68, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की जो चर्चा अभी बताए थे भाग 3 में, किसमें है, 3 में नागरिकता, तो हो जाएगा आपको भाग 2 में। उसके बाद है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो ये हो जाएगा आपको भाग 4 में, किसमें हो जाएगा, भाग 4 में। तो इस सभी चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे और अगले प्रश्न को क्या करते हैं कि जानने का प्रयास करते हैं। देखिए और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। प्रयास है कि आपको अच्छे से सारी चीज तैयारियां हो जाए, ठीक है ना। और देखिए और ये जो सेशन है ना ये किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए जो बच्चे 2024 में आपको 12th के बोर्ड एग्जाम देंगे, जिनका 11th है, ठीक है ना, इस साल। इसके अलावा जो कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो ऐसे जो वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, जैसे आपको रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा अलावा आपको बिहार पुलिस हो गया, ठीक है ना, बिहार दरोगा हो गया, ठीक है ना, बीपीएससी का प्री हो गया, उस समय आपको ये सब काफी काम देंगे। और बीपीएससी टीचर का भी जो है आपको एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है ना, तो उस समय आपको काम देंगे। तो इसीलिए आप क्या करेंगे साथियों कि आप लोग अपने दोस्तों में भी, अपने भाइयों में भी और अपने जो सीनियर लोग हैं उन लोगों में भी शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी कुछ जो है लाभ मिल सके, ठीक है ना। और इसमें जो कमी हो, ज्यादा हो, उसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या करें समझते हैं, आइए। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार की गारंटी दिया गया, मतलब मूल अधिकार की चर्चा जो है कहाँ, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए तो भाग 3 में जो है मूल अधिकार की चर्चा, भाग 1 में संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा किया गया। भाग 1 में क्या है, तो संघ और क्या कहेंगे उसके राज्य क्षेत्र, क्या है, राज्य क्षेत्र, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद जो है भाग 4, इसमें आपको नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, डीपीएसपी। भाग 2 सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में जो है आपको उल्लेख किया गया। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए साथियों क्या कर रहा है जरा समझिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का विवरण कहा दिया गया है। तो देखिए यानी मौलिक कर्तव्य की जो चर्चा है ना संविधान के भाग 4 के क्या कहेंगे जानते हैं, कम है। और इसके बाद जो हो जाएगा क्या जानते हैं कि ये जो आपको मौलिक कर्तव्य है, इस मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कहेंगे आपको सोवियत संघ तत्कालीन, अभी कहेंगे तो आपको रूस। और इसकी चर्चा जो है वो आपको अनुच्छेद जो है 51A में, क्या है, 51A में जो है आपको मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की क्या की गई, क्या आपको चर्चा की गई है। तो अभी जो लोगों को जो फंडामेंटल ड्यूटी जो दिए गए हैं वो आपको 11, मतलब भारतीय नागरिकों को जो अभी मौलिक कर्तव्य दिए गए कितने, 11। शुरू में कितना था, जब यह 1976 में जोड़ा गया था उस समय आपको 10 था, क्या था, 10 था। तो देखिए शुरू में यानी मूल में 10 क्या था, क्या आपको मौलिक कर्तव्य, और अभी कहेंगे तो आपको 11 मौलिक कर्तव्य। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से जान लेना है, ठीक है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना, तो इस मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा जाता है ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए तो मौलिक कर्तव्य को आपको 1976 में क्या होता है कि आपको 42वें संशोधन के द्वारा क्या होता है कि आपको जोड़ा जाता है। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको 42वें संशोधन के द्वारा जो होता है वो आपको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से क्या होना चाहिए कि आपको याद होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है ना। और ये चीज और यहाँ से याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो संविधान में जोड़ा गया था ना वो आपको सदा स्वयंसिद्ध समिति के रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। तो 70 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, संघीय कार्यपालिका की
व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको भाग 5 में क्या है? भाग 5 में। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो संघीय कार्यपालिका है, क्या है? संघीय कार्यपालिका, ठीक है ना। तो इसका जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? तो अगर अनुच्छेद कहा जाए तो ये हो जाएगा आपको कितना जानते हैं? तो आपको 52 से अनुच्छेद 78 क्या है? अनुच्छेद 78, इसमें जो है आपको संघीय कार्यपालिका के बारे में जो है वो आपको चर्चा की गई। और इसी अनुच्छेद के अंदर देखिएगा तो आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिपरिषद और इसके अलावा जो है आपको कौन जाते हैं? महान्यायवादी, सब इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिए, तो संघीय कार्यपालिका में कौन आते हैं? तो देखिए, तो एक आपको सबसे पहले राष्ट्रपति, क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो उसके बाद जो हो जाएंगे कौन जाते हैं? तो राष्ट्रपति के बाद हो जाएंगे वो आपको उपराष्ट्रपति, क्या है? उपराष्ट्रपति, क्या है? उपराष्ट्रपति। उसके बाद जो हो जाएंगे आपको प्रधानमंत्री, क्या है? प्रधानमंत्री, क्या है? प्रधानमंत्री। इसके अलावा आपको मंत्रिपरिषद, क्या है? मंत्री परिषद। और एक हो जाएंगे आपको महान्यायवादी, क्या हो जाएंगे? महान्यायवादी, क्या है? महान्यायवादी। इसी को हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो अभी आर वेंकटरमणी है। तो देखिए, ये जो देख रहे हैं संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है, ठीक है ना। और संघीय कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 52 से 78। तो देखिए, राष्ट्रपति से शुरू होते हुए क्या होता है कि आपको अनुच्छेद 78 पे जो होता है आपको क्या होता है कि आपको ये चीजें समाप्त होती है। फिर आपको 79 से जो होता है हमारा संसद जो होता है वो आपको शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो 71 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? और संघीय कार्यपालिका के संघीय प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति, जबकि इसके वास्तविक प्रमुख होते हैं आपको प्रधानमंत्री। तो ये सारे चीज आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? अभी बताए थे कि भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख है, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में आपको मौलिक कर्तव्य। तो सारा चीज अभी बताए थे। तो 72 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? देखिए, कह रहा है कि मूल कर्तव्य, क्या है? मूल कर्तव्य, ठीक है ना। उसके बाद जो आपको क्या जानते हैं? राज्य, क्या है? राज्य। उसके बाद है आपको भारत का महान्यायवादी, क्या है? महान्यायवादी, ठीक है ना। उसके बाद है संघ और उसके राज्य के अधीन सेवा। तो देखिए, तो ये भी सही है, क्या है? ये भी सही है। उसके बाद जो है आपको राज्य, ये भी सही है। लेकिन भारत का महान्यायवादी और मूल कर्तव्य ये दोनों जो है आपको क्या जाते हैं कि आपको गलत है, दोनों जो है सुमिलित नहीं है। क्या है? सुमिलित नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको अगर कर देते हैं, क्या जानते हैं कि आपको यहाँ पे हो सकता है कहीं टाइपिंग मिस हो, तो यहाँ पर इसको कर लीजिए। क्या जानते हैं? भाग 4 यहाँ पर दिया गया होगा, 4 क्या है? 4 करते यहाँ से आपको मूल कर्तव्य भी सुमिलित हो गए हैं, ठीक है ना। राज्य भी सुमिलित हो गए हैं, ठीक है ना। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भी सुमिलित हो गए। तो इसमें से सुमिलित कौन नहीं होगा? ठीक है ना। एक आंसर हमको यहाँ से निकालना है, तो भारत का महान्यायवादी है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो देखिए, तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद जो है 76 के तहत, ठीक है ना। कौन करते हैं? तो आपको राष्ट्रपति करते हैं। और अभी जो आपको भारत के महान्यायवादी वो कौन है? तो यह देखिएगा, उनका नाम है आर वेंकटरमणी। क्या नाम है उनका? आर वेंकट, क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको रमणी। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं आप 73 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर यहाँ से हो गया, ठीक है ना, सी हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कह रहा है पंचायत है, भाग 9, क्या है? भाग 9 में बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपको क्या जानते हैं कि आपको सहकारी समितियां, क्या है? सहकारी समितियां, क्या है? सहकारी समितियां। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा तो सहकारी समितियां जो 9 ख में हो जाता है, ठीक है ना। अधिकरण, तो ये भी सुमेलित कैसे? देखिए, तो नगर पालिका वाला जो है वो आपको सुमेलित नहीं होगा। तो यहाँ पर होना चाहिए क्या? अजंत है, तो आपको 9 क होना चाहिए, तो हो जाता है आपको नगर पालिका। क्या हो जाता है? नगर पालिका। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे ऑप्शन का हम विचार किए तो वहीं पर हमारा आ गया पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिका जो है भाग 9 के कम है, लेकिन 9 के कम नहीं है, इसलिए यह सुमेलित क्या है कि आपको नहीं है। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। देख लेना, इसमें भी थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया है, देख लीजिएगा। क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 9 यह आपको किससे संबंधित है? देखें, तो इसको बनाने के लिए बताते हैं कि बार बार ये सबसे पहले एबीसीडी लिख लीजिए। अब जो आपको पहले आ रहा है उसका आंसर आप पहले बनाएंगे। तो देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 9 कौन सा संबंधित है? तो देखिए, तो भाग 9 जो है
ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपको पंचायत क्या है, पंचायत। तो देखिए तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है आपको और छोटा गया है। तो देखिए तो भारतीय संविधान के भाग 9 को कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए 9 को, ताकि आपको सुमेलित करने में सुविधा होगा। तो देखिए संविधान के भाग 9 जो है वो आपको किससे संबंधित है, पंचायत से। किससे संबंधित है, पंचायत से। तो 3 दे दीजिए। उसके बाद भारतीय संविधान के जो है भाग 4 को किससे संबंधित है, तो देखिए तब मूल कर्तव्य भाग यहाँ पे 4 को दे दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या होगा 4, ठीक है ना। को ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो देख रहे हैं सी, तो सी का क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, तो सी की जगह 4 रख लेते हैं। अब देखिए अब क्या हो गया जानते हैं, क्या हो जाएगा आपको भारतीय संविधान के भाग 9 को, तो ये हो जाएगा आपको नगर पालिका से। तो देखिए इसमें जो है 9 को, ठीक है ना, ये डी में, तो डी का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो आपको यानी कि 2, क्या हो जाएगा 2। अब बच गया आपको, तो भारतीय संविधान के भाग जो है आपको 8, संघ क्षेत्र यानी कि 1। तो देखिए तो 31-42 इसी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको ये हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे देख लीजिएगा। भाग 9 कहेंगे तो हो जाएगा आपको पंचायत से, भारतीय संविधान के भाग 8 कहेंगे तो संघ क्षेत्र से, भारतीय संविधान का भाग 4 को कहेंगे तो हो जाएगा मूल कर्तव्य से, भारतीय संविधान के भाग 9 के को कहेंगे तो आपको नगर पालिका से। तो ये जो देख रहे हैं 75 नंबर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। सुमिलित करने वाला सबको आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यह काफी अच्छा होता है। देखिए आसान होता बनाने 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा था। कौन सा, ठीक है ना, तो यह जोड़ा था आपको भाग 9 को, या 9 एक कहिए, ठीक है ना, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दिया गया था। तो इसीलिए उसमें क्या हो जाएगा कि भाग 9 ये जो है उसको जोड़ा गया था, और भाग 9 ये जो है वो आपको नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, नगर पालिका से। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 76 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, मतलब कि किस अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, ठीक है ना, उसमें से कौन सुमेलित है या कौन नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए 8वीं अनुसूची भाषा है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची जो है आपको क्या कह रहा है कि आपको शपथ या प्रतिज्ञान, क्या है प्रतिज्ञान, तो यह नहीं है, क्योंकि दूसरी अनुसूची में जो है ना आपको सभी अधिकारियों के वेतन भत्ते इस सब के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है ना। उसके बाद चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल, बिल्कुल क्या है, क्या आपको सही है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। तो दूसरी अनुसूची में है क्या, तो कहेंगे आपको सभी पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते के बारे में क्या किया गया, कि आपको उल्लेख किया गया। जबकि तीसरी अनुसूची में जो आपको पदाधिकारी है उसके जो आपको शपथ है प्रतिज्ञान है उसके बारे में चर्चा किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा शपथ या प्रतिज्ञान का जो उल्लेख है वो आपको तीसरी अनुसूची में, किसमें, तीसरी में। जबकि दूसरी में जो है आपको वेतन भत्ते का क्या है कि आपको उल्लेख किया गया। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो देखिए तो पंचायती राज संस्थाओं का जो आपको उल्लेख है ना वो आपको 11वीं अनुसूची में, किसमें है, 11वीं अनुसूची में, ठीक है ना। और यहाँ से बात करेंगे तो भाग 9 क्या है, भाग 9 में जो है आपको पंचायती राज संस्थाओं के बारे में उल्लेख जो है आपको किया गया। देखिए अब है 10वीं अनुसूची में। तो साथियों 10वीं अनुसूची में जो है वो आपको दल बदल है, क्या है, दल बदल, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची में जो है वो आपको भूमि सुधार, क्या है, भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची जो है इसमें आपको नगर पालिका है, क्या है, नगर पालिका है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो देखिए तो ये जो 12वीं अनुसूची है संविधान में कब जोड़ा गया था, 1992 में, ठीक है ना, 74वें संशोधन के द्वारा। उसके बाद है 11वीं अनुसूची संविधान में 1992 में जोड़ा गया था 73वें संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। 73वें संशोधन द्वारा आपको 11वीं अनुसूची, और 74वें संशोधन द्वारा जो था साथियों तो आपको क्या कहेंगे जानते हैं, 12वीं अनुसूची। उसके बाद पहली अनुसूची जो है, सॉरी 9वीं अनुसूची, वो है आपको पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया था, क्या आपको जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची जो है वो आपको 52वें संशोधन के द्वारा संविधान में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना था। 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए क्या रहा है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, ठीक है ना। तो वह आपको पहली अनुसूची क्या है,
पहले अनुसूची, क्योंकि पहले अनुसूची में जो है आपको राज्यों के नाम क्या है, राज्यों के नाम, ठीक है ना। इसके अलावा जो संघ राज्य है उसके जो क्षेत्र है उस सबका ब्यौरा देती है, ठीक है ना। जबकि आपको तीसरी अनुसूची जो है, ठीक है ना, तो तीसरी अनुसूची में आखिरकार क्या है, तो अभी बताते हैं कि तीसरी अनुसूची में जो है वो आपको शपथ प्रतिज्ञा इस सब का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में जो है अधिकारियों के वेतन भत्ते जो है, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा किया गया। चौथी अनुसूची में जो है वो आपको राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्यों को कितना राज्यसभा सीट मिलेगी, इस सब के बारे में चर्चा किया गया। तो ये जो देख रहे हैं आप 79 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। अगर कहीं से दिक्कत होती है फिर भी बताओगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है, तो साथियों वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है ना वो आपको 12 अनुसूचियां है। कितनी अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है कि आपको समझना है। फिर पूछेंगे कि शुरू में कितना अनुसूची था, तो देखिए तो शुरू में जो था वो आपको 8 अनुसूची, क्या थे, 8 अनुसूचियां, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में कहेंगे कितना हो जाएगा, था आपको 12। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। देखिए और इस पर हम बहुत सारे चीज जो है वो आपको चर्चा किए हुए हैं, इस पर ज्यादा विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो वह आपको 8 क्या थे, 8, ठीक है ना। तो यहाँ से बात आती है प्रारूप समिति, याद रखिएगा प्रारूप समिति को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, पांडुलिखन समिति के नाम से भी जानते हैं, या इसी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, मसौदा समिति। ये जो प्रारूप समिति है इसका गठन 29 अगस्त 1947 को होता है संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए। क्या करने के लिए, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो ये जो प्रारूप समिति है, ठीक है ना, ये इसका जो गठन होता है किसकी अध्यक्षता में, कहेंगे आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। और इसमें टोटल सदस्य जो होते हैं वो आपको 7 होते हैं, क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो इस चीज को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जान लीजिए, वो आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, मतलब कि आपको संविधान जिस समय आपको पारित हुआ था उस समय आपको इसमें कितनी अनुसूची थी यही पूछा जा रहा है। तो बार बार इस प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना, रिकॉल हो रहा है, खाली जो है इसका भाषा चेंज हो रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये भी आप कमेंट करके क्या करोगे कि आपको बताओगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी ये आपको बताना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। देखिए तो मूल संविधान में साथियों अनुसूची जो थी वो आपको 8 और वर्तमान में कहेंगे तो हो जाएगा आपको 12। क्या कहेंगे, 12 भाग पूछते हैं मूल में तो हो जाता है आपको कितना जानते हैं, तो आपको 22। और वर्तमान में भाग की संख्या अगर पूछेंगे तो हो जाएगा आपको 25। क्या हो जाएगा, 25। और इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको अध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्याय कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो 83 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो अभी बताए थे कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो था वो आपको 9वीं अनुसूची जो था वो आपको जोड़ा गया था। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। तो पहला संविधान संशोधन होता है साथियों, तो यह आपको 1951 ईस्वी में, कितना होता है, 1951 ईस्वी में। यानी कि पहला संविधान संशोधन कब होता है, तो क्या कहिएगा, 1951 ईस्वी में। चलिए अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका आंसर ध्यान लीजिए वो आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1950 थी, ठीक है ना, कौन सी अनुसूची, क्या है, कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो अभी बताए थे कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में आपको 10वीं अनुसूची जो थी वो आपको शामिल की गई थी। तो यहाँ पे कई सारी अनुसूची दिया गया है, ठीक है ना, उसको जान लीजिए। तो 9वीं अनुसूची जो है वो आपको पहले संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची जो है वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको 73 में संशोधन के द्वारा जो है आपको शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची 74 में संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। यहाँ से एक बात आएगी, क्या आएगी, बात आएगी, क्या जानते हैं, ये जो 11वीं अनुसूची है साथियों, ठीक है ना, यह आपको 1992 में जो 73 में संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसे शामिल किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद है आपको 12वीं अनुसूची जो आपको 1992 में 74 में संशोधन के दौरान क्या हुआ था कि संविधान में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा 74 में जो संविधान संशोधन है उसका संबंध जो है नगर पालिका से, और आपको 73 में संविधान संशोधन है इसका संबंध जो है पंचायती राज से।
52वें संविधान संशोधन का दल बदल से, किससे है? दल बदल से। तो इसको भी आपको याद रखना है कि 52वें संविधान संशोधन का जो संबंध है किससे? है तो आपको दल बदल से। और इसी के द्वारा संविधान में जो है आपको क्या जोड़ा गया था जानते हैं? तो आपको यानी कि 10वीं अनुसूची और पहले अनुसूची जो है, ठीक है ना, सॉरी पहले क्या कहेंगे कि आपको पहले कहते हैं कि संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को क्या किया गया था कि आपको जोड़ा गया था, ठीक है ना, पहले संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा। और इसमें भूमि सुधार से संबंधित बातों का क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया था। ये जो देख रहे हैं ना 50, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है इस पे बात करते, देखिए कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जो है वो आपको जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो साथियों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी बताए थे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है ना। 74वें द्वारा क्या थे आपको 12वीं, 52वें द्वारा 10वीं, पहले द्वारा 9वीं। तो जस्ट अभी इसको हम क्लियर किए। तो 86 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74वें द्वारा जो है आपको 12वीं अनुसूची जो है उसको जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है कि आपको सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है किससे है? तो देखिए भाषाओं से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो जाएगा आपको महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ठीक है ना। किस महीने में है? तो आपको दूसरी अनुसूची अभी बताए थे। शपथ ग्रहण से कहेंगे तो वो हो जाएगा आपको तीसरी अनुसूची। क्या कहेंगे? तीसरी अनुसूची। चौथी कहेंगे तो आपको राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, ठीक है ना। उसके बाद है आपको 8वीं अनुसूची कहेंगे तो वो जाएगा आपको किस ग्रंथ है? तो आपको भाषाओं से। क्या कहेंगे? भाषाओं से। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तक जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसे देख लेंगे। तो 88 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्या करें। भारत में शामिल राज्यों और संशासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? तो देखिए प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। तृतीय अनुसूची कहेंगे तभी बताए थे कि आपको शपथ प्रतिज्ञा, ठीक है ना। द्वितीय अनुसूची में तो पदाधिकारियों के वेतन, चतुर्थ में राज्यसभा सीटों का आवंटन। तो इसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन जो है अलग हो रहा है लेकिन ऑप्शन जो है सही दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे चलिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रकों, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में जो प्रावधान है संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, ठीक है ना। यानी वेतन के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? वेतन के बारे में। तो ये वेतन के बारे में जो है वो आपको द्वितीय अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में। तो तभी बताए थे कि सभी महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है उसके वेतन के बारे में। देखिए इसमें कौन कौन आते हैं? तब राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, ठीक है ना, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, नियंत्रकों, महालेखा परीक्षक, ठीक है ना। ये के जो वेतन है वो किसमें है ना? तो द्वितीय अनुसूची के में जो है आपको इसके बारे में उल्लेख जो है किया गया है। तो 90 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए प्रश्न बड़ा है, बात उतना ही कल याद रखिएगा। वेतन भत्ते जो है वो आपको दो के बारे में, मतलब दो में जो है वो आपको चर्चित है, मतलब किस में? तो आपको अनुसूची में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए तो तीसरी अनुसूची का जो संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञा से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना, कि शपथ और प्रतिज्ञा से जो है तो आपको तीसरी अनुसूची जो है वो आपको संबंधित है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। 91 का सही आंसर हो जाएगा। वो आपको राज्यसभा में प्रतिनिधि भी बताए थे। ये आपको चौथी अनुसूची है। क्या है? चौथी। भाषा जो है वो आपको 8वीं अनुसूची है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन अभी बताए थे कि आपको दूसरी अनुसूची है। क्या है? दूसरी अनुसूची। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। बार बार क्वेश्चन जो है वही रिपीट हो रहा है इसमें, इसलिए चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों में, ठीक है ना, कि आपको राज्यसभा के जो सीट है यानी स्थान है उसके आवंटन की सूची दी गई है। तो यह आपको चौथी अनुसूची में थी। सबके बारे में चर्चा की है इसलिए ज्यादा इस पर हम समय नहीं देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए भारतीय संविधान में 22 भाषाओं मतलब कि भाषा से संबंधित कौन सा जो है आपको क्या जानते हैं कि आपको अनुसूची है? तो देखिए 7वीं, 9वीं, 8वीं, 10वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं। देखिए इसमें एक नया अनुसूची आया 7वीं। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है उसका क्या किया गया कि आपको चर्चा किया गया, ठीक है ना। किसमें? तो आपको 7वीं अनुसूची में। उसके बाद 9वीं अनुसूची में कहेंगे तो आपको भूमि सुधार, ठीक है ना,
10वीं अनुसूची में दल बदल, तो इसको आपको याद रखना है। तो 7वीं वाला को आपको याद रखना है कि केंद्र और राज्यों के बीच क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या जानते हैं, आपको राज्यों के बीच जो है आपको विधायी संबंध क्या है, विधायी संबंध, इसका क्या किया गया, क्या आपको उल्लेख किया गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। और 7वीं अनुसूची में ये क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया 3 सूचियों के माध्यम से, उसका क्या किया गया, क्या आपको चर्चा किया गया। तो 93 का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, अभी बताएं। तो आपको भाषाओं से, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी क्या हो जाएगा, सी संघ, राज्य और संबंधी सूची। तो यह है आपको 7वीं अनुसूची, किसमें है, 7वीं अनुसूची, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद राज्यसभा की सीटों के आवंटन के साथ ये आपको 4थी अनुसूची क्या है, 4थी अनुसूची, ठीक है ना। उसके बाद दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित, तो यह आपको 10वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं 94 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर सी है। आगे चलते हैं, देखिए किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु राज्य के जो आरक्षण विधेयक है उसको आपको 9वीं अनुसूची में क्या है कि आपको शामिल किया गया है। इस चीज को आपको देख लेना है। तमिलनाडु की राजधानी पूछेंगे तो चेन्नई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ जिसको नवाबों का शहर कहते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जिसको सूचना और प्रौद्योगिकी की राजधानी कहते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली जो है वो कहा जाता है, अंतरिक्ष का जो है वो आपको शहर कहा जाता है, ठीक है ना। इस सब चीज को आपको याद रखना है बेंगलुरु के बारे में। ओडिशा की राजधानी तो आपको भुवनेश्वर। 95 का सही आंसर ए। आगे चलते हैं, देखिए कह रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में है, तो देखिए आपको 10वीं अनुसूची में। तो सब अनुसूची के बारे में पढ़ा है। 8वीं अनुसूची भाषा से, 10वीं दल बदल से, 9वीं हो गया भूमि सुधार से, 11वीं जो हो गया तो आपको किस जानते हैं, तो आपको पंचायती राज से। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गए होंगे। तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, क्या है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो साथियों 10वीं अनुसूची जो है वो आपको दल बदल से। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा, क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, बार बार प्रश्न जो है आपको रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो देखिए कह रहा है असम, ठीक है ना। उसके बाद आपको मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो यह आपको मणिपुर में लागू नहीं होती क्योंकि संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपको मिजोरम क्या है, मिजोरम, इसमें क्या होती है कि आपको लागू होती है, क्या होती है, लागू होती है, ठीक है ना। यानी 6ठी अनुसूची इन्हीं राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 99 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, क्या है, लागू होते हैं। देखिए 6ठी अनुसूची क्या कर रहा है, तो त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, उपयुक्त समिति हो जाएगा आपको त्रिपुरा में, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ही 6ठी अनुसूची लागू होती है। तो इसका 99 का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए 100 में देखते हैं क्या करा, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए कह रहा कि यदि भारत संघ को नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना होगा, ये हो जाएगा आपको पहली अनुसूची, क्या हो जाएगा, पहली अनुसूची, क्योंकि इसी में आपको क्या जानते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई थी। ये जो 100 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, क्या है समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इससे आगे, और आगे चलेंगे तो इस पे हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ था, देख लीजिए कि हम लोग टेस्ट एनालिसिस जो किया है AACPS, ठीक है ना, क्या जानते हैं, तो आपको 0 to 11, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस, जिसका पहला लेसन है आपको संविधान निर्माण। तो यह आपको क्या होगा जानते हैं कि 11, 12 कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट सबके लिए उपयोगी है, ठीक है ना। तो इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट का कोड हुआ, ठीक है ना, इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। उसका जो लिंक रहता है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रहते हैं, तो आप वहां से उसे देख लीजिएगा, वहां से सारे आपको PDF जो है मिल जाएंगे, ठीक है ना। 11, 12 इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है उनके लिए भी रात को जो होती है आपको क्यूज होती है, तो वहां से भी आप जुड़कर कई सारे क्षेत्रों के लिए जो आप तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, वहां से आप जो है अपने तैयारी को आकलन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे फिर आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।